देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम। गुड मॉर्निंग अंश। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो हम लोग डिपार्टमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट का दो लॉजिक हम लोगों ने अभी तक देखा। एक तो हम लोगों ने देखा अगर डिपार्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपार्टमेंट इंडिविजुअली टास्क कर रहा है, ठीक है। और एक होता है कि डिपार्टमेंट अगर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे किसी डिपार्टमेंट से कुछ स्टॉक वगैरह ट्रांसफर ले रहा है या फिर कुछ भी फिनिश गुड्स ले रहा है, डब्ल्यूआईपी में गुड्स जो है वो ले रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था, ये देखो मैंने कुछ होमवर्क दिया था। मेनली इंटरनल ट्रांसफर वाले क्वेश्चन जो है वो ज्यादा टफ होते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पर जो होमवर्क दिया हुआ था ना, वो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर तुम लोगों ने नहीं किया है तो अभी कर लो, ठीक है। और अगर किया है तो मुझे थोड़ा सा हेल्प करो बताने में कि क्या क्या आंसर होगा। जैसे देखो यहाँ से मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक शायद हम लोगों ने कर लिया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। एक सेकेंड, ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ये यहाँ तक किया था। होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होमवर्क था, और इसमें हमारा पूरा डिपार्टमेंट एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाएगा। मतलब जो भी कंसेप्ट है बेसिकली इंटरनल ट्रांसफर वाला ही ज्यादा टफ होता है, ठीक है। अच्छा, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या बोला है। देखो डिपार्टमेंट एक्स Department X sells goods to Department Y at a profit of 25% on cost, ठीक है। डिपार्टमेंट X जो है डिपार्टमेंट Y को स्टॉक सेल करता है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बोला कि एक डिपार्टमेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स बेच सकता है प्रॉफिट लगा के, अगर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड है तो ऑब्वियसली प्रोवाइडेड होगा, तभी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। 25% ऑन कॉस्ट एंड टू डिपार्टमेंट जेड, और डिपार्टमेंट जेड को 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। डिपार्टमेंट वाई सेल गुड्स टू एक्स एंड जेड एज अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड 20% ऑन सेल रेस्पेक्टिवली। डिपार्टमेंट जेड चार्जेस 20% एंड 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। तो ऐसे क्वेश्चन जब रहते हैं कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन लगातार है तो हमें सिर्फ पढ़ने से समझ में नहीं आता है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन एक बार लिख लिया था सारी चीजों को समरी करके, वैसे ही यहाँ पर फटाफट लिख लेते हैं। देखो ठीक है, समरी करके हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कैसे होगा। तो ये है होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2। तो डिपार्टमेंट का नाम क्या क्या है, देखो एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर एक एक्स डिपार्टमेंट बना लेते हैं, यहाँ पर एक वाई बना लिया, और इधर एक मैंने जेड डिपार्टमेंट बना लिया। अब देखो एक्स डिपार्टमेंट किसे स्टॉक ट्रांसफर कर सकता है, वो खुद को तो करेगा नहीं, तो ऑब्वियसली जेड को करेगा और वाई को करेगा, ठीक है। जेड और वाई को करेगा। अब चेक करते क्या दोनों को कर रहा है। यहाँ पर देखो एक सेल गुड्स, एक वाई को सेल करता है प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा 25% ऑन कॉस्ट, ऐसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। अच्छा, एंड टू डिपार्टमेंट जेड 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और जेड को सेल करता है 10% ऑन कॉस्ट में, ठीक है, 10% ऑन कॉस्ट में। अब फिर बोल रहा है वाई सेल करता है एक्स और जेड को। तो ये तो नॉर्मल बात है कि वाई खुद को तो सेल नहीं करेगा, तो वाई किसको सेल करेगा, एक्स को सेल करेगा, और वाई किसको सेल करेगा, जेड को करेगा, ठीक है। अब वाई कितना गुड सेल करता है, कैसे प्रॉफिट लगा के करता है, देखो 15% एंड 20% ऑन सेल। तो जेड को कर एक्स को करता है, ये देखो पहले एक्स का नाम लिखा हुआ ना, वाई सेल गुड्स टू एक्स, यानी पहला परसेंटेज एक्स को बिलोंग करेगा, तो एक्स को 15%, ठीक है, 15% ऑन सेल्स। और यहाँ पर कितना बोला है, देखो यहाँ पर बोला है 20% ऑन सेल, ठीक है। इसके केस में 20% ऑन सेल्स, ठीक है। अब बच्चा कौन, अब बच्चा जेड। अब जेड का ट्रांसफर जरूर बताएगा क्वेश्चन में। देखो जेड का यहाँ पर ये देखो जेड चार्जेस 20% एंड 25% ऑन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। तो जेड का पहला परसेंटेज एक्स को बिलोंग कर रहा है, जेड का पहला परसेंटेज एक्स को जा रहा है, यहाँ पर ऐसे करके मैंने ट्रांसफर करके दिखा दिया, और ये वाला ऐसे करके वाई को दिखा दिया। अब एक्स को देखो कैसे ट्रांसफर होता है, 20%
ऑन कॉस्ट, ठीक है, इसको लिखेंगे 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा? 25% ऑन कॉस्ट। ये क्वेश्चन ही हमें बताया, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है? डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर एंटाइटल टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को कमीशन, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर है और सभी को कमीशन दिया जाता है, और कमीशन देने का जो रेट है वो कुछ इस तरह से है, 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। लेकिन इसमें देखो सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है, सिर्फ डिजिट्स अलग अलग है। लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड, ठीक है। हमें 10% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे, सब्जेक्ट टू मतलब एक कंडीशन है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। अगर डिपार्टमेंटल सेल्स जो भी हुए हैं, मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो भी सेल्स हुए हैं, उस सेल्स में अगर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है, और अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या था? लास्ट दिन हम लोगों ने यही तो पढ़ा था डिटेल्स में। अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब है कि ये एक्स जो प्रॉफिट लगा के वाई को सेंड कर रहा है या जेड को कर रहा है, मैंने एक्स का एग्जांपल लिया, तो अगर वाई पूरा स्टॉक बेच दिया तो ठीक है। अगर वाई के पास कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है, वो स्टॉक जो उसने एक्स से ट्रांसफर लिया था, मान लो एक्स ने एक 100 रुपए का स्टॉक वाई को 25 रुपए प्रॉफिट लगा के 125 में बेच दिया था, ठीक है। अब वाई के लिए ये उसका कॉस्ट हो गया, 125 वाई के लिए कॉस्ट है, बट एक्स के लिए सेल प्राइस है। अब 125 में से 100 रुपीज का स्टॉक, सपोज 100 रुपीज का स्टॉक जो है वाई ने बेच दिया 50 रुपीज प्रॉफिट लगा के, 150 में बेच दिया। अब वाई के पास कितना स्टॉक बचा? अगर 125 में से 100 का स्टॉक बेच दिया तो वाई के पास 25 रुपीज का स्टॉक बच गया, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। क्यों प्रॉफिट इंक्लूडेड है? क्योंकि ये प्रॉफिट लगाया हुआ स्टॉक था जो उसने एक्स से ट्रांसफर लिया था, उसमें से उसका बच गया, तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। और सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग अपने ही अपने आप को प्रॉफिट में चीज बेच रहे हैं, ये तो बिजनेस का एक मतलब पॉलिसी है, ताकि डिपार्टमेंट के अंदर कंपटीशन हो, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और भी अच्छा चले। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में कंपटीशन होगा अगर प्रॉफिट लगा के बेचने का स्कोप होता है, इसी वजह से ये किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है, ये ऑर्गेनाइजेशन होली अपना प्रॉफिट थोड़ी ना अपने आप को दिखाएगा, उसे तो पता है कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा कॉस्ट पे दिखाना पड़ता है, तो यहां से प्रॉफिट मतलब एक्सक्लूड करेंगे, और इसी प्रॉफिट का नाम होता है अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड मतलब अगर बेच देते कस्टमर को तो फिर रियलाइज्ड हो जाता। तो क्योंकि ये प्रॉफिट हमें पता है, मार्केट से खरीदेंगे तो जो क्रेडिटर मतलब जो सेलर है या सप्लायर है वो कितना प्रॉफिट लगाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम लोग खुद ही अपने डिपार्टमेंट से ट्रांसफर ले रहे तो हमें पता होता है कि कितना प्रॉफिट है, तो वो एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें ट्रू प्रॉफिट चाहिए। अदरवाइज हम लोग का कैलकुलेशन गलत होगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो अगर सही चाहिए तो हमें ये प्रॉफिट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बोला है कि कैसे करके नेट प्रॉफिट दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट दिया जाएगा कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड, ठीक है। तो कैसे देना पड़ेगा ये देखो यहाँ पर लिख के देते हैं, इनको कैसे कमीशन देना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट जो आएगा उस पे कितना देना पड़ेगा? 10%। लेकिन एक कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है? कि 10% कमीशन तो दे देंगे, लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है। फिर जो अमाउंट बचेगा उस पे देना पड़ेगा 10% कमीशन। ऐसे करके कमीशन देना पड़ेगा, ये इंस्ट्रक्शन गिवन है, ठीक है, ये इनका पॉलिसी है। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, यहाँ पर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन कैसा प्रॉफिट है? आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। अब इन्होंने क्या किया है? मैनेजर को कमीशन दे दिया, ठीक है। कैसे कमीशन दिया? नेट प्रॉफिट पे डायरेक्टली इन्होंने कमीशन दे दिया, ठीक है, जो कि गलत अप्रोच है। फिर बोल रहे कमीशन देने के बाद बोल रहे हैं ये हम लोगों का नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें तो ऐसे करने के लिए बोला है, अब अकाउंटेंट ने गलत किया होगा। अब हम लोग को क्या करना है? और ऐसे करने के बाद देखो, ऐसे करने के बाद ये गलत अप्रोच लेने के बाद इनका नेट प्रॉफिट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का आ रखा है 36, 27 एंड 18,000। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 36, एक्स का है 36,000,
प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन गलत प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इस तरह से बताना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट एक्चुअली कितना हुआ। इन्होंने क्या किया, अनरियलाइज प्रॉफिट को तो लेस किया नहीं, ये करने बोला गया था, ये करके रखा हुआ है, तो ये गलत है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉफिट इस तरह से दिख रहा है, 27,000 और 18,000, ठीक है, इस तरह से कुछ प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, बट ये नहीं होने चाहिए क्योंकि ये गलत है। अब बोल रहा है कि स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर्स एज अंडर, हर साल के एंड में, ठीक है, इनके पास कितना कितना स्टॉक रह गया है, कौन से डिपार्टमेंट के पास कितना स्टॉक रह गया वो बताए। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक बार भी नहीं बोला है कि कोई भी डिपार्टमेंट बाहर से कितना स्टॉक खरीदा था, ठीक है, तो ये जो भी स्टॉक बचे हुए वो इंटरनल ट्रांसफर के बाद ही बचे हुए, मतलब एक्स ने वाई और जेड को जो भी ट्रांसफर किया था उनके पास वाई और जेड का इतना इतना जो है स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है, मतलब एक्स डिपार्टमेंट ने जो भी स्टॉक ट्रांसफर किया था वाई को और जेड को, क्योंकि एक्स वाई और जेड को ही कर सकता है, उसमें से वाई के पास एक्स से ट्रांसफर लिया हुआ स्टॉक में से 15,000 बचा हुआ है, जेड के पास 11,000 बचा हुआ है। इसका मतलब होता है कि एक्स डिपार्टमेंट, ये देखो वाई डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर जो किया था वाई एक्स को कर सकता है, जेड को कर सकता है, एक्स का उसमें से 14,000 बचा हुआ है, जेड का उसमें से 12,000 बचा हुआ है। नाउ जेड का देखो, जेड किसे ट्रांसफर कर सकता है, जेड एक्स को ट्रांसफर कर सकता है और वाई को ट्रांसफर कर सकता है, तो जेड ने जो स्टॉक ट्रांसफर किया था उसमें से एक्स के पास इतना बचा हुआ है, वाई के पास इतना बचा हुआ है, ठीक है। अब ये सब क्या है, ये सब अगर हम लोग एक बार यहाँ पर ऐसे सोचे, ये जो स्टॉक बचा हुआ है, जिनके पास ये स्टॉक है, जिनके पास ये स्टॉक बचा हुआ है उनके लिए कॉस्ट है, ये जो है ये कॉस्ट प्राइस है वाई डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन ये किन से ट्रांसफर लिए थे, एक्स से, तो एक्स ने बेसिकली ट्रांसफर ऐसे ही नहीं किया, ट्रांसफर कॉस्ट पे भी हो सकता है, बट ट्रांसफर इन्होंने कैसे किया था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगा के, मतलब ये अमाउंट जो है ये एक्स के लिए सेलिंग प्राइस है, मतलब ये टोटल जरूर नहीं है, टोटल जितना ट्रांसफर किया था उसमें से जो भी बच गया है तो सेलिंग प्राइस। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, तब देखो यहाँ पर मैंने दिखाया ना कि मान लो 100 रुपीज का स्टॉक 25 में एक्स ने भेज दिया, किसको, वाई को भेज दिया, वाई ने वो 125 स्टॉक ले लिया, तो वाई के लिए कॉस्ट है बट एक्स के लिए वो सेल प्राइस है, ठीक है। अब इसमें से वाई ने 100 रुपीज का स्टॉक 50 प्रॉफिट लगा के 150 में बेच दिया, ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास 25 रुपीज का जो स्टॉक रह जाता है वो वाई के लिए तो कॉस्ट है, लेकिन एक्स के लिए वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो अगर हमें इसमें से प्रॉफिट एलिमिनेट करना है तो प्रॉफिट जो लगाएगा उसी के बेसिस पे एलिमिनेट करना होगा, और इस स्टॉक पे प्रॉफिट वाई ने तो लगाया नहीं होगा क्योंकि वाई तो खरीदा था, तो ये बचे हुए स्टॉक पे प्रॉफिट किसने लगाया होगा, एक्स डिपार्टमेंट ने, तो उनका ही प्रॉफिट एलिमेंट हमें यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ से सारे प्रॉफिट्स को एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, तब हमें मिलेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद करने क्या बोला है, करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालो आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। तो मैनेजर का कमीशन सही तरीके से चार्ज करके जो है हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है, सही नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमें दिखाना पड़ेगा। अच्छा देखो कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो मैनेजर का कमीशन, सॉरी, जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, वो कैसे किस कंडीशन में है और इसे हमें कैसे चेंज करना पड़ेगा। देखो हमारे पास ये वाला नेट प्रॉफिट है, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, हमें ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट चाहिए, उससे हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करके फिर कमीशन लेस करेंगे, तो हमें ये वाला अमाउंट चाहिए, तब जाके हम लोग सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिगिनिंग में ये चाहिए, लेकिन हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कमीशन ऐड कर देंगे, कमीशन ऐड बैक करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मतलब इनकरेक्ट प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, तो उसके लिए पहले हम लोग प्रॉफिट चेक करते हैं कितना होगा, एक्चुअली कितना था, तो ऐसे करके चेक करते हैं। देखो कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट्स, तो डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जेड, ठीक है, हमारे पास कुछ गलत प्रॉफिट है तो हम लिख लेते हैं गलत प्रॉफिट का अमाउंट क्या है, तो गलत प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट हुआ है वो भी लिख लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ओनली कमीशन चार्ज किया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, 36,000 है एक्स का, 27,000 है वाई का और 18,000 है जेड का,
ठीक है। अगर हम लोग इसमें कमीशन ऐड कर देते हैं, अगर हम लोग इसमें कमीशन ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, हमें ये वाला कंडीशन पता चल जाएगा। ठीक है, कि एक्चुअली कुछ भी लेस करने के पहले इनका प्रॉफिट कितना आया था, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट। गुड मॉर्निंग विश्वजीत। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कमीशन कैसे बोला था, उस पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम ही 10% बोल रखा था कमीशन। ये देखो कहाँ गया मैनेजर कमीशन, कहीं तो बोला था, कहाँ चला गया, लिखा तो था मैंने, ये रहा 10%। ठीक है, 10%। तो यहाँ पर कमीशन कितना चार्ज किया हुआ है, 10%। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कमीशन को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, अगर 10% कमीशन चार्ज करने के बाद ये वाला वैल्यूज आए हुए हैं, ठीक है, ये वैल्यूज कैसे आए हुए हैं, 10% कमीशन चार्ज करने के बाद, तो ये कितना परसेंट वैल्यू बताएगा, बोलो। अगर ये 10% कमीशन चार्ज करने के बाद, ये मान लो 10% कमीशन चार्ज किया हुआ है, टोटल प्रॉफिट को मान लो 100%, तो बचा हुआ वैल्यू कितना होता है, 90%। ठीक है, तो बचा हुआ वैल्यू 90% होगा। तो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं, मान लेते नहीं, एक्चुअली 90% ही हो रहा है, तो ऐसे अगर लिख लेते हैं ये 90% है और कमीशन हम लोगों का 10% है, तो हम लोग को 10% का वैल्यू ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाए बिफोर एलिमिनेशन ऑफ एनीथिंग लाइक अनरियलाइज प्रॉफिट और कमीशन, कुछ भी हो। ठीक है, हम लोग ये सब एलिमिनेट करने के पहले हर एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअली क्या प्रॉफिट था, करेक्ट प्रॉफिट हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये 10% ऐड कर सकते तो 4000। अच्छा 4000, ये वाला कितना हो जाएगा, 30,000। हाँ 3000। 3000 होगा, 90% है, 9 से डिवाइड करेंगे तो 2000 2000। 2000। ठीक है, तो इसको टोटल करते हैं तो ये हो गया हम लोग का 40,000, इसको टोटल करते हैं तो ये हो गया हम लोग का 30,000, इसको टोटल करेंगे तो ये हो गया 20,000। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अनरियलाइज प्रॉफिट एंड कमीशन। कमीशन अनरियलाइज प्रॉफिट कुछ भी डिडक्ट अगर नहीं होता तो इतना प्रॉफिट था। अब हम लोग इससे सही कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें बोला गया कि क्या सही कैलकुलेशन करना है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा हर एक डिपार्टमेंट का, उससे पहले अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करना है। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जिसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट, जैसे लास्ट दिन बनाया था। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। फिर यहां से ये लेस होने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, फिर यहां से क्या लेस कर देंगे, यहां से लेस कर देंगे 10% कमीशन, 10% कमीशन। ठीक है, 10% कमीशन लेस करने से हम लोग को जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, यानी डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा। डिपार्टमेंट के पास कितना प्रॉफिट रह जाता है, ये सारे खर्चे मतलब ये सारे डिडक्शन जो भी करने बोले वो करने के बाद, तो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट हम लोग का कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब अभी मैंने एक बार बताया, अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो दूसरे किसी डिपार्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक में है, क्योंकि उसने किसी दूसरे डिपार्टमेंट से वो ट्रांसफर लिया था, जिसमें क्या इंक्लूडेड था, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड था। तो यही जो लिखा हुआ है ना, इसी को हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा। ये देखो इसी फॉर्मेट में लिख लेने से हो जाएगा। तो एक्स वाई और यहाँ पर लिख लिया मैंने जेड। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसफर गुड मॉर्निंग विश्वजीत। गुड मॉर्निंग मैम। ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स। अब देखो डिपार्टमेंट एक्स वाई को और सॉरी एक्स खुद को तो ट्रांसफर नहीं कर सकेगा, वाई और जेड को करेगा। ठीक है, फिर लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट वाई। अगर हम लोग कंसेप्ट के साथ चलेंगे तो गलत नहीं होगा। अब देखो वाई एक्स को ट्रांसफर करेगा, एक्स को ट्रांसफर करेगा, और ये मैंने एक्स लिख लिया दोनों जगह पे, देखो, और जेड को ट्रांसफर करेगा, बट खुद को तो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वाई वाला यहाँ पर नहीं आएगा। बाई ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट जेड। ठीक है, तो जेड एक्स को ट्रांसफर करेगा, सॉरी एक्स को ट्रांसफर करेगा, वाई को करेगा, और जेड खुद को नहीं कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफर तो हुआ था और उसमें से कुछ सेल भी हुआ होगा और बचा हुआ ये है। ठीक है, तो वाई के पास 15,000 बचा हुआ है,
15,000, वाई के पास बचा हुआ है और एक्स जेड के पास है 11,000। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें 14 और 12, यहाँ पर लिखेंगे 14 और यहाँ पर लिख देंगे 12,000। ठीक है। अच्छा, जेड का देखो 6,000 और 5,000, 6,000 और यहाँ पर हो गया 5,000। ठीक है। अब हम लोग एक एक कैलकुलेशन करते हैं। डिपार्टमेंट एक्स जो है ये कैसे ट्रांसफर करता है? डिपार्टमेंट एक्स अपने स्टॉक को एक्स, वाई और जेड को किस तरह से ट्रांसफर करता है यहाँ पर मैंने लिख रखा है। देखो 25% ऑन कॉस्ट और 10% ऑन कॉस्ट, 25% और 10% ऑन कॉस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है और 25% वाई के लिए है और ये सॉरी 25% वाई के लिए है और ये z के लिए। अब हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देखो सिंपल इस तरीके से, अगर ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है ये y के लिए कॉस्ट है, ठीक है, तो यहाँ से y के बेसिस पे कुछ नहीं निकलेगा, z x के बेसिस पे निकलेगा। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि x कितना प्रॉफिट लगा के y को भेजा था, तो उतने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे ही 15,000 पे चेक करना पड़ेगा कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो x y को ट्रांसफर करता था 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट लगा के, और ये प्राइस जो है ये y का कॉस्ट है, तो y किसी को ट्रांसफर तो यहाँ कर नहीं रहा है। ये क्या है? ये x के लिए सेल प्राइस है। तो अगर 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो सेल पे कितना होगा, तभी ना इस पे लगाएंगे क्योंकि ये सेल प्राइस है। हम लोग प्रॉफिट 15,000 into 25 divided by 125. हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली 25 नहीं लगा सकते क्योंकि ये क्या है, ये कॉस्ट पे प्रॉफिट है। और किसका कॉस्ट पे? एक्स का कॉस्ट पे, तो ये एक्स का सेल वैल्यू है, तो हम लोग इस पे क्या करेंगे, सेल का लगाएंगे। तो अगर 25 रुपए प्रॉफिट है 100 रुपए कॉस्ट होने पे, 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज को 100 माना जाता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट 25 बोल रहा है और कॉस्ट 100 हो रहा है क्योंकि परसेंटेज है तो 100, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी 125। तो सेलिंग प्राइस 125 और उस पे प्रॉफिट कितना, 25। तो 25 इंटू 125, 25 डिवाइडेड बाई 125, इस तरह से करोगे तो सबसे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3,000 आया है ना। ये कैंसिल करने से 5 से डिवाइड करने से हो गया। फिर से देखो ये 10% ऑन कॉस्ट दे रखा है, तो हमें सेल वैल्यू, हमेशा सेल वैल्यू ही, सेल पे ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 10 बाई कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 10, अगर कॉस्ट 100 है तो सेल वैल्यू कितना होगा, कॉस्ट अगर 100 है, प्रॉफिट अगर 10 है, तो सेल वैल्यू कितना होगा, 110। तो प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बाय सेल करके। तो प्रॉफिट कितना है 10 और सेल कितना है 110, तो 10 इंटू 110 इस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 10 इंटू 110। अच्छा, इस पे करना पड़ेगा कैलकुलेशन, 10 इंटू 110 कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4,000. 4,000। ठीक है, टोटल 4,000 हो गया। ये किस चीज का टोटल आया, एक्स का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मतलब एक्स ने जिनको भी ट्रांसफर किया था उनके पास जो भी प्रॉफिट लगा हुआ स्टॉक रह गया है, उस पे टोटल इतना प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, मतलब इतना प्रॉफिट हम लोग नहीं कमा पाए क्योंकि स्टॉक बिका नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि वाई का किस तरह से हुआ है, वाई डिपार्टमेंट ने कैसे ट्रांसफर किया, तो एक्स को करेगा, जेड को करेगा। अब y का ट्रांसफर देखो, y का ये वाला है 20% ऑन सेल और 15% ऑन सेल्स। अब सेल्स पे दे दिया है तो आसान हो जाएगा, 15% ऑन 20%। अच्छा, 15% और 20%। अब ये सेल प्राइस ही है, इस पे लगा लेते हैं 15%, कितना होगा, और ये वाला 20%, तो ये तो हो जाएगा 2400, ये 2,001. 2100। तो टोटल करते 2000, 2000, 4000, 4500, 4500। ठीक है। अच्छा, फिर डिपार्टमेंट जेड, जेड किससे ट्रांसफर लिया होगा, तो जेड ने लिया होगा, जेड ने ट्रांसफर किया होगा एक्स को और वाई को। ठीक है। अच्छा, अब जेड का ट्रांसफर रेट देख लेते हैं, ये वाला है, ये वाला 25% ऑन कॉस्ट और 20% ऑन कॉस्ट, ये है 20%,
ये है 25%। अब ये ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट है तो हमेशा याद रखो कि इस पे सेल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब सेलिंग रेट परसेंटेज रेट होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना। तो इनटू कर लेते हैं, इनटू ये कितना हो जाएगा 20% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट 20, तो सेल पे कितना होगा 120, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी सेम तरीके से अगर ये 25% ऑन कॉस्ट है तो 25/125, ये कितना हो गया, ये 6 और ये 1000, 1000 दोनों ही, अच्छा तो ये हो गया 2000 टोटल। तो 4000, 4500 और 2000, तो ये रहा अनरियलाइज प्रॉफिट 4000, 4500 और 2000। तो जैसे जैसे हमें करने बोला था हम लोग उस तरह से करेक्ट वे में चल रहे हैं। अब अनरियलाइज प्रॉफिट लेस कर देंगे, यहाँ पर कितना होगा 36,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 005, 25,500, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18,000, है ना। अब कमीशन दे सकते हैं क्योंकि यही करने बोला था बट इन्होंने गलत कर दिया। 10% यानी 3600, 10% यानी 2550, 10% यानी 1800 हो गया। अब प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सब कैलकुलेशन के बाद नेट प्रॉफिट कितना होगा। ये हो गया 423, 32,400, ये कितना हो जाएगा 05, 22950, 22,950 और ये हो जाएगा 00, 16,200। 16,200, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन था बस, और कुछ नहीं था इसमें, ये होमवर्क दिया हुआ था। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ए फर्म हैज 2 डिपार्टमेंट, सॉमिल एंड फर्नीचर। 2 डिपार्टमेंट है, एक फर्म के अंडर 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये एक फर्म है, एक है सॉमिल, एक है फर्नीचर, ये 2 डिपार्टमेंट बना हुआ है। फर्नीचर इज मेड विद वुड सप्लाइड बाय द सॉमिल डिपार्टमेंट एज इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस। बोल रहा है कि सॉमिल फर्नीचर इज मेड, जो फर्नीचर बनता है, क्योंकि पता चल रहा है कि क्या काम है इनका फर्नीचर बनाने का, तो फर्नीचर जो भी बनता है उसके लिए जो भी लकड़ी लगता है, वुड जो लगता है, वो कौन सप्लाई करता है, सॉमिल सप्लाई करता है फर्नीचर को। और कौन से प्राइस में, एज यूजुअल सेलिंग प्राइस, मतलब अगर ये मार्केट में बेचे ना तो इसका जो प्राइस होगा वो अपने डिपार्टमेंट को भी सेम वैसे ही दाम में बेच रहा है जो इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2002। तो हमें डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है दोनों डिपार्टमेंट का, सेल्स, परचेज, और यहाँ ट्रांसफर मिलेगा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर या फिर इंटरनल ट्रांसफर, क्योंकि सॉमिल फर्नीचर को ट्रांसफर करता है। सप्लाई टू फर्नीचर डिपार्टमेंट 1,50,000, तो ये 1,50,000 जो है ये सॉमिल के लिए सेल होगा, ठीक है, सॉमिल के लिए सेल होगा। लेकिन फर्नीचर के लिए क्या होगा, परचेज होगा, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस बता दिया है, तो यहाँ से यहाँ तो हमारा कहाँ जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, ये हम लोग का पीएल में जाना चाहिए, क्योंकि ये पीएल रिलेटेड आइटम है। पीएल कहाँ पर आता है, पीएल रिलेटेड मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस होता है वो पीएल में आता है, ठीक है। और ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग में आता है हम लोगों का अप टू गोडाउन तक का खर्चा, ठीक है, यानी स्टॉक को लोकेशन तक पहुंचाने का, फिनिश गुड्स का लोकेशन तक की। लेकिन ये लोग तो मैन्युफैक्चरर है तो इनका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मान सकते हो, बट यहाँ बोला नहीं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, मतलब फैक्ट्री ओरिएंटेड सारा खर्चा इनका ट्रेडिंग में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वेजेस बता दिया है, ये भी हम लोग का ट्रेडिंग में जाएगा। स्टॉक क्लोजिंग बता दिया है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन फर्नीचर डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 75% वुड एंड 25% अदर एक्सपेंसेस। बोल रहा है कि अगर फर्नीचर डिपार्टमेंट में कोई भी स्टॉक रह जाता है तो उसको हम लोग कैसे इवैल्यूएट करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो सारे स्टॉक में 75% जो है वो वुड रहता है और 25% जो है वो अदर एक्सपेंसेस होता है। मतलब फर्नीचर डिपार्टमेंट में सॉमिल डिपार्टमेंट का कितना परसेंट हमेशा इंक्लूड रहता है, 75%। इसे हम लोग बोलते हैं कंटेंट रेशियो। कंटेंट रेशियो का मतलब हो गया कि अगर 100 रुपए का स्टॉक है किसके पास, फर्नीचर डिपार्टमेंट के पास, तो ये कंफर्म है कि 75 रुपए
का स्टॉक जो है वो तो सॉ मिल डिपार्टमेंट से ट्रांसफर लिया हुआ स्टॉक में से बचा हुआ है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इस तरह से हो रहा है। और बाकी 25% अदर एक्सपेंसेस है। अदर एक्सपेंसेस तो होगा ही, क्योंकि देखो अदर एक्सपेंसेस इसीलिए होगा क्योंकि ये सिर्फ सॉ मिल डिपार्टमेंट से ही ट्रांसफर लेता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये मार्केट से भी खरीद रहा है जरूरत पे। तो अगर मार्केट से खरीद रहा है तो वो भी क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कैसे बन सकता है, जो ओपनिंग स्टॉक है उससे क्लोजिंग स्टॉक बन सकता है, जो न्यू परचेज है उससे क्लोजिंग स्टॉक बन सकता है, जो इंटरनल ट्रांसफर से लिया गया स्टॉक है उससे भी क्लोजिंग स्टॉक बन सकता है। तो जो भी हम लोग खरीद रहे हैं, कॉस्ट इनकट कर रहे हैं, उसमें से जो नहीं बिकेगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या मतलब कॉम्पोजिशन आ सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक का आ सकता है, नया परचेज का आ सकता है, और कोई अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है तो वो भी आ सकता है। द सॉमिल डिपार्टमेंट अर्न ग्रॉस प्रॉफिट 15% इन 2001। सॉमिल डिपार्टमेंट जो है वो पिछले साल 2001 में, प्रीवियस ईयर में 15% जीपी, जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल पे कैलकुलेट होता है कि सेल करके उसने 15% प्रॉफिट कमाया, यानी उसने सिर्फ मार्केट में सेल करके 15% प्रॉफिट नहीं कमाया, उसने फर्नीचर डिपार्टमेंट को भी बेच के वही 15% ही कमाया, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि ये एज यूजुअल सेलिंग प्राइस में अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करता है। जनरल एक्सपेंसेस है 55,000, ठीक है। हम लोग को प्रिपेयर करके देना है इनका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखो यहाँ पर वही बोला है, ठीक है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर लिखते हैं डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर है सॉ मिल, यहाँ पर हो जाएगा फर्नीचर। तो पहले हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन था। 1,50,000 और 25,000। तो इसके बाद है सेल्स 12 लाख। ये सब आउटसाइडर सेल्स है, ठीक है, मतलब कस्टमर बाहर के लोगों को किसने कितने का सेल किया है। और अगर इन दोनों में जो सेल परचेज हुआ है उसका अलग से डिटेल्स दे रखा है, ठीक है। ये नीचे सप्लाई टू फर्नीचर डिपार्टमेंट, पहले परचेज लिख लेते हैं 10 लाख और 7,500। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है सप्लाई टू फर्नीचर डिपार्टमेंट 1,50,000, ठीक है। तो फर्नीचर डिपार्टमेंट में सप्लाई किया गया है, तो सॉमिल डिपार्टमेंट के लिए वो क्या है, सेल है। तो अगर बाई साइड में लिखेंगे तो वो अमाउंट सॉमिल डिपार्टमेंट में आना चाहिए, क्योंकि सॉमिल डिपार्टमेंट फर्नीचर को सेल किया है कितने में, 1,50,000 में। तो इसके लिए ये सेल है, तो इसका सेल 1,50,000 से और भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पर बाई सेल्स नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे बाई ट्रांसफर टू फर्नीचर डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर और इसके लिए जैसे सेल है फर्नीचर डिपार्टमेंट के लिए, ये परचेस होगा तो इसका रिवर्स एंट्री यहाँ पर, मतलब इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली और एक एंट्री भी होना चाहिए, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का अगर सेल है तो दूसरे वाले का परचेस है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू ट्रांसफर फ्रॉम सॉमिल डिपार्टमेंट 1,50,000 परचेस कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने 100 मिल में लिख दिया, मतलब परचेस तो होगा ही हमारा, यहाँ पर आएगा फर्नीचर में ना, क्योंकि फर्नीचर वाले के लिए परचेज है, तो यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ लिखने का मतलब है 100 मिल डिपार्टमेंट का परचेज, 100 मिल का तो सेल है, फर्नीचर का परचेज है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस पीएल में जाएगा, वेजेस लिख लेते 30 और 10,000 टू वेजेस।
बस अब हम लोग यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग का 1,30,000। 2 ग्रॉस प्रॉफिट। मैम जीपी है इसका 100 मिल का 2,70,000 और फर्नीचर का 37,500। अच्छा, और टोटल 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख 50, 14 लाख 50। 14,50,000 और फर्नीचर का 2,30,000 2,30,000। और टोटल का 16,80,000। अच्छा, टोटल कॉलम तो मैंने बनाया नहीं। ठीक है, एक टोटल कॉलम भी चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, अभी तो होगा नहीं क्योंकि इधर अगर लिख भी ले तो इधर होगा नहीं। ठीक है, अभी टोटल कॉलम बिना ही कर लेते हो। अच्छा, अब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा एक। ओ, पहले पीएल तो बना ले, पीएल तो कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसको ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा ना, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा दोनों डिपार्टमेंट का 2,70,000 और दूसरा वाला था 37,500। ठीक है, 37,500। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 सेलिंग एक्सपेंसेस। पीएल आइटम में सेलिंग एक्सपेंसेस था। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोग का 10 और 3, 10,000 और 3,000 टू नेट प्रॉफिट। $2,70,000 और 37,500। 2,70,000 मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,60,000 और ये वाला है 37,500 मतलब ये 3,000 माइनस कर देते हैं, 35,500। ठीक है, ये हो गया नेट प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर ऐसे भी कुछ एक्सपेंसेस है जिसको अलग अलग दोनों डिपार्टमेंट में नहीं बताया गया है, एक साथ बताया गया है। दैट इज 55,000 का जनरल एक्सपेंस। और अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई बेसिस दे देता तो हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट करके पीएल में लिख सकते थे, लेकिन पीएल में इसे डिस्ट्रीब्यूट इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे, हमें कोई बेसिस नहीं दे रखा है। बेसिकली ये ओवरहेड की तरह ही थोड़ा सा है, तो यहाँ पर हमें ये नहीं बोला है कि ये खर्चा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इस वजह से हम लोग यहाँ पर एक जनरल पीएल बनाएंगे। ठीक है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर ऐसे खर्चे ट्रांसफर किए जाते हैं जिसका कोई अलग अलग हम लोग डिवाइडेशन नहीं कर सकते, और इसके अलावा भी ये कैलकुलेट किया जाता है इस वजह से ताकि हमें टोटल में प्रॉफिट पता चले। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई नेट प्रॉफिट। अब क्योंकि मैंने टोटल कॉलम नहीं किया है, टोटल कॉलम करते तो टोटल कॉलम से लिख सकते थे, अब हम अलग अलग लिख लेते हैं। सॉमिल डिपार्टमेंट से कितना हुआ और फर्नीचर, तो सॉमिल डिपार्टमेंट से 2,60,000। हाँ 2,60,000 और इससे हुआ 35,000। मैम मैम मेरा 34,500 आया। क्या चीज 34,500, ये वाला? फर्नीचर कहाँ? अच्छा, जीपी कितना आया था, 37,500। ओ, यस मैम। ये माइनस मैंने गलत किया होगा ना, 4 ही होगा तो माइनस करने से, हाँ ये 4 होगा। 4 और 3 7 होता है, मैंने 5 कर दिया गलती से। ठीक है, ये 34 ही होगा। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 500 और ये हो गया 4 9। 2,90,500। हाँ, 2,94,500। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 जनरल एक्सपेंसेस जो कि है 55,000। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ये प्रॉफिट जो है ये सही नहीं आया हुआ है। क्यों नहीं आया हुआ है, इसका लॉजिक ये है कि इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों में प्रॉफिट इंक्लूडेड है? मैंने तो दोनों को दिखा दिया, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या दोनों में प्रॉफिट इंक्लूडेड है? क्लोजिंग स्टॉक, कौन से वाले क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, मुझे ये बताओ, या फिर दोनों में इंक्लूडेड है, बताओ। दोनों में। दोनों में कैसे होगा बोलो, दोनों में प्रॉफिट तो तभी इंक्लूड होगा ना अगर देखो
सॉमिल डिपार्टमेंट जो भी परचेस करता है वो मार्केट से करता है, वो कोई इंटरनल डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नहीं लेता है। तो मार्केट वाले उसे फर्नीचर में ऐड। सिर्फ फर्नीचर में होगा, ठीक है। मैंने तो ऐसे कर दिया बट वो तो गलत हो जाता ना, क्योंकि सिर्फ फर्नीचर पे इंक्लूडेड है ना। फर्नीचर हमें हम लोग इस पे भी प्रॉफिट इंक्लूड है, क्योंकि जिसने सॉमिल डिपार्टमेंट को ये स्टॉक बेचा होगा उसने तो प्रॉफिट लगा के बेचा, लेकिन वो तो बाहर वाला है, उसका प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? वो तो हमारा रूल्स, मतलब वो तो कोई क्राइटेरिया हुआ नहीं ना। सभी कोई अपना बिजनेस में प्रॉफिट लगा के बेचते, लेकिन मैंने अपने बिजनेस में 3-4 डिपार्टमेंट कर रखा है और उनको बोल रखा है कि आप लोग प्रॉफिट लगा लगा के बेचो, वो मुझे नोन है, ठीक है। तो उसमें मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रॉफिट इंक्लूडेड है, इसको मुझे करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मेरा जो क्वेश्चन था कि ये नेट प्रॉफिट जो आया है वो सही नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड था, मैंने जिसको एक्सक्लूड नहीं किया। अब एक्सक्लूड नहीं करने की वजह से ये जीपी गलत आया होगा इस कैलकुलेशन में। और यहाँ ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है, किस कौन से डिपार्टमेंट में इंक्लूडेड होगा? सॉमिल या फर्नीचर? ओपनिंग स्टॉक में कौन से डिपार्टमेंट के स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा? फर्नीचर में। फर्नीचर में ही होगा, दूसरे में क्यों होगा? जैसे ये स्टॉक नेक्स्ट हो जाएगा ना ओपनिंग स्टॉक, तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड इसी में होगा। अब अगर ये यहाँ प्रॉफिट एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट एलिमेंट है, ये सब में प्रॉफिट नहीं है, ये सब कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये सब मार्केट से लिया गया है। और ये तो सेल वैल्यू है, इसके रिगार्डिंग जीपी यहाँ पर आया होगा। लेकिन अगर ये प्रॉफिट था और इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड था, तो ये टोटल में भी प्रॉफिट इंक्लूडेड हो गया होगा, ठीक है, नॉन प्रॉफिट जो कि इंटरनल ट्रांसफर का था, तो ये वाला भी गलत आया होगा। अब क्योंकि बाकी कैलकुलेशन आगे इसी तरह से ब्रॉट डाउन करते हुए हुआ है, 37,500 से ही हुआ है, इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट में भी उस प्रॉफिट का इंपैक्ट आ चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है। तो कहां कहां से एलिमिनेट करेंगे? जहां जहां इंक्लूडेड है, यानी क्लोजिंग स्टॉक में और ओपनिंग स्टॉक में, ठीक है। और प्रॉफिट किसने लगाया है? सॉमिल डिपार्टमेंट ने। तो हम लोग कैसे उसको एक्सक्लूड करेंगे? देखो उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहले लिखेंगे इसको अनरियलाइज प्रॉफिट या फिर स्टॉक रिजर्व बोला जाता है। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व के ओपनिंग स्टॉक में जो भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है और अनरियलाइज प्रॉफिट एक ही बात है, ठीक है, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, 25,000। ओपनिंग स्टॉक है 25,000, ठीक है। तो पहले ये बताओ कि इसमें ये 25,000 का जो ओपनिंग स्टॉक है ये पूरा का पूरा 100 मिल से लिया गया है, या फिर इसमें बाकी भी इंक्लूड हो सकता है, मतलब आउटर, मतलब मार्केट से खरीदा हुआ स्टॉक का प्रोपोर्शन भी इंक्लूड हो सकता है। ये 100 मिल दोनों डिपार्टमेंट इंक्लूड। दोनों इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि ये बाहर से भी खरीदता है। अगर मान लो क्वेश्चन में ये पॉइंट और ये पॉइंट नहीं होता, मतलब ना तो कोई बाहर से स्टॉक खरीदा गया था और ये वाला होता, ये वाला, ठीक है, और ना तो कोई वेजेस का खर्चा है, क्योंकि वेजेस का खर्चा भी तो स्टॉक में इंक्लूडेड हो जाता। अगर ऐसा होता क्वेश्चन हमारा कि जो फर्नीचर डिपार्टमेंट है वो मार्केट से परचेज नहीं करता है, तो वेजेस वगैरह भी नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ सॉमिल डिपार्टमेंट से ही लेता है, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये इसमें जो प्रॉफिट, इसमें 25,000 पूरा का पूरा किससे लिया गया स्टॉक है? मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में है। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता कि परचेस बोल के कुछ नहीं है फॉर फर्नीचर डिपार्टमेंट और वेजेस बोल के भी कुछ नहीं है, तो इससे ये पता चलता है कि फर्नीचर डिपार्टमेंट जो भी काम करता है उसके लिए उसे जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो सॉमिल डिपार्टमेंट से ही लेता है, तो उसका पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक कैसे बना होगा? 100 मिल का ही पूरा होगा। 100% 100 मिल का ही होगा, ठीक है। तब हमें कंटेंट रेशियो का जरूरत नहीं, 100% वही वाला स्टॉक है, लेकिन ये 25,000 100% 100 मिल वाला स्टॉक है नहीं, ठीक है। तो पहले ये चेक करेंगे कि कितना स्टॉक है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ये देखो ये कितना परसेंट, ये परसेंट हमें बता दिया, ये देखो 75% 75। होता है। 75% ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? देखो कितना हो रहा है, 75 मतलब 25,000 इंटू 75, 18,750। ये क्या आ गया? ये आ गया फर्नीचर्स, नहीं, सॉमिल डिपार्टमेंट
एलिमेंट इन फर्नीचर। इसका मतलब ये हुआ, लिखना जरूरी नहीं है लेकिन कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हुआ क्या। सॉमिल डिपार्टमेंट्स एलिमेंट इन फर्नीचर, ठीक है। सॉमिल डिपार्टमेंट का कितना एलिमेंट फर्नीचर डिपार्टमेंट में है, इसमें से 18,750। तो इतने में प्रॉफिट इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। अब रुपीज 18,750, अब यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एलिमेंट इन, इतने में कितना प्रॉफिट एलिमेंट होगा, ये ओपनिंग स्टॉक है। तो प्रीवियसली हम लोग देखेंगे कि सॉमिल डिपार्टमेंट किसी को भी सेल करता था तो कितना प्रॉफिट अर्न करता था, 15%। तो इस पे 15%, तो इस पे 15% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2812.5। 2812.5। अच्छा, तो ये हो गया, ये हम लोग का प्रॉफिट एलिमेंट आ गया ओपनिंग स्टॉक में। सिमिलरली हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का भी करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि सॉमिल्स एलिमेंट इन फर्नीचर्स क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फर्नीचर्स के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें सॉमिल का कितना एलिमेंट यानी हिस्सा है, 30,000 है। इसमें कितना होगा, क्योंकि हमेशा जो भी स्टॉक होता है उसका हमें रेशियो बता दिया है, ठीक है। रेशियो कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, 75%, ठीक है। ये 75%, तो 75% यानी कितना हो जाएगा, 22,500 होगा, 0 0 कट जाएगा तो ये हो गया। अब इस पे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। अनरियलाइज्ड, 20%। हाँ ये कैलकुलेट करना पड़ेगा 20% जो, ठीक है। तो 20,500 ये हो गया हम लोगों का वो क्लोजिंग स्टॉक जो कि फर्नीचर के पास पड़ा हुआ है सॉमिल डिपार्टमेंट का। अब इस पे कितना प्रॉफिट है वो चेक करेंगे। तो ये तो पता करना पड़ेगा कि सॉमिल डिपार्टमेंट ने इस बार कितना प्रॉफिट कमाया है, जो अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया। ये 15% लगाओगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2001 साल का था, हमें 2002 का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर दोनों ही सेम आता है तो वो बात अलग है, लेकिन कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कैलकुलेशन of GP of sawmill for 2002। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीपी कैसे कैलकुलेट होता है, जीपी बाई सेल्स इनटू 100, ठीक है। अब चेक करेंगे कि जो सॉमिल डिपार्टमेंट है उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, 2,70,000। अच्छा, कितना सेल किया है उसने, अब देखो सेल में सिर्फ अगर ये ले लोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने इनको भी तो सेम ही रेट पे सेल किया है ना। रेट भी तो कोई चेंज नहीं है, मार्केट रेट पे ही सेल किया है और सेल तो दोनों ही है, ठीक है। तो 2 लाख प्लस 1,50,000, तो हमेशा आउटर सेल और ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर दोनों ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 लाख प्लस 1,50,000 इंटू 100, 13,50,000 इंटू 100। तो ये कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। 20%। अब इस पे लगाएंगे 20%, 4,500। 4,500, ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया 4,500।
अब ये अनरियलाइज प्रॉफिट को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ताकि ये प्रॉफिट जो दिख रहा है उसे हम लोग सही कर पाए। तो मैंने दो टेक्निक बताया था, एक तो नेट करके लिख सकते हो या फिर और एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं हम लोग, दोनों को दोनों साइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेट करके भी लिख सकते हैं। ये देखो अगर दोनों साइड लिखेंगे तो ओपनिंग का इधर लिखेंगे क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इधर होता है तो उसमें इंक्लूडेड प्रॉफिट उसके जस्ट रिवर्स साइड में लिखना होता है, और क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, तो उसका जो है एलिमिनेशन इधर होना चाहिए। बाकी नेट करके लिख सकते हैं, नेट करने से कितना हो जाएगा, तो नेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो ये है 4500 क्लोजिंग का और ओपनिंग का है 2812.5। 4500 माइनस 2812.5 ये है ओपनिंग वाला और ये है क्लोजिंग वाला, तो माइनस कर लेते हैं। 1687.5, ठीक है, ये आ रहा है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ये सिर्फ अगर ये लिखेंगे तो ये किधर लिखना चाहिए, ये क्लोजिंग था, ये ओपनिंग था। ठीक है, तो जो वैल्यू जो है ज्यादा है वही वाला बचा हुआ होगा। मतलब देखो ये नेट कर देते तो ये वैल्यू तो हट गया, खत्म हो गया। ये जो बचा हुआ है इसका पोर्शन बचा हुआ है यानी 4500, ये क्लोजिंग रिलेटेड हो गया। और क्लोजिंग का किधर लिखना चाहिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखेंगे तो डेबिट उसका साइड। हाँ उसका यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक रिजर्व बोल के। 1687.5 है, हम इसको 8 कर देते हैं ताकि अप्रोक्सीमेशन सही रहे। ठीक है, प्लस 55,000 और माइनस 294500, 294500, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,37,000, 2,37,800। ये मैंने क्योंकि इसमें राउंड कर दिया है बट कैलकुलेटर पे नहीं किया था तो इसीलिए पॉइंट दिख रहा है, बाकी ऐसे ही आएगा। ठीक है, 2,94,500, 2,94,500 टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये देखो नेट प्रॉफिट दिख रहा था, ये गलत दिख रहा था, ज्यादा दिख रहा था क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी इस पे और भी इंक्लूडेड था, तो हम लोग को वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया क्योंकि ये जनरल पीएल ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन ये थोड़ी ना देखेगा कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट लगा के भेजा, वो तो देखेगा कि अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट कभी भी डिपार्टमेंटल ट्रांसफर से बढ़ता नहीं है। जैसे देखो एक्स मान लो 100 का स्टॉक 125 में वाई को बेच रहा है। ठीक है, तो वाई को मिला 125 में, अब y उस पे मान लो 25 ऐड करके z को कस्टमर को बेच दिया, फॉर एग्जांपल कस्टमर को बेच दिया तो 150 में बेचा, तो y देख रहा है मेरे लिए प्रॉफिट 25 है। ठीक है, अच्छा x के लिए देखो, एक्स के लिए भी प्रॉफिट कितना हो गया 25, मैंने यहाँ पर दोनों ही 25 दिया, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो 150 है। इसका मतलब तो ये नहीं कि ज्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से देखो तो उनका 100 रुपए का चीज 150 में बिक गया। अब ये प्रॉफिट बढ़ गया यहाँ 25-25, बात अलग है। ठीक है, इस तरह से तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए अगर हमें दिखाना है तो ये 50 रुपीज ओवरऑल दिखाना है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है तो उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट अगर इंक्लूडेड है तो उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो हमें सही जीपी जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना नेट करके, इसको लिख देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 में था ये, मैंने नेट करके लिखा। अगर तुम लोग चाहो तो इसको इंडिविजुअली भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला इंडिविजुअली लिखने से ये कहाँ पर चला जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये चला जाएगा हम लोग का डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखा जाता है, ये लिखना पड़ेगा क्रेडिट। ये शायद मैंने लास्ट दिन दिखाया भी था, दो अलग तरीके से लिख के भी दिखाया था, तो तुम लोग जैसा याद रख पाओ कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये है मार्कअप का क्वेश्चन, तो मार्कअप का अभी तक तो हम लोगों ने किया नहीं है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन यहाँ बाकी है, वो पहले कर लेते फिर मार्कअप वाला कंसेप्ट देखेंगे। 6 नंबर हो गया था हम लोगों का, 6 और 5 ये हो गया था। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इलास्ट्रेशन 4। अच्छा यहाँ क्या बोला है देखो, मेसर्स एक्स हैज टू डिपार्टमेंट ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग मतलब होता है कि
कंबाइनली दिखाओ, ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2001, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, ओपनिंग स्टॉक कंसिस्टिंग ऑफ परचेज गुड्स एट कॉस्ट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो गुड्स परचेज को बता रहा है, मतलब परचेज किए हुए गुड्स में से बचा हुआ स्टॉक है, ठीक है, जो कि कॉस्ट में है। और परचेस इस बार का कितना है, 92 और 68, सेल्स है 1,40,000 1,12,000, वेजेस है 12,000 8,000, कैरेज है 2,000 2,000, क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग बचा हुआ है, देखो अलग अलग बचा हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दो तरह का है, एक तो परचेज गुड्स जो हुए थे उसका क्लोजिंग स्टॉक, एक जो मैन्युफैक्चर हुए थे गुड्स, फिनिश गुड्स उसका, ठीक है। नहीं मतलब एक्चुअली फिनिश गुड्स जो था उसमें से कुछ स्टॉक बच गया, ठीक है, और जो परचेज हुआ था मतलब स्टॉक था उसमें से कुछ बच गया, मतलब ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये लोग मैन्युफैक्चरर है तो ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है, ये फिनिश गुड्स का है। अगर ये लोग मैन्युफैक्चरर है तो, अगर नहीं है तो यहाँ पर बोला गया है कि हाँ मैन्युफैक्चरर तो होंगे, क्योंकि यहाँ पर परचेज गुड्स और ये अलग से दिखाया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दो तरह का स्टॉक हम लोग का बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में, परचेज गुड्स का बचा हुआ स्टॉक, फिनिश गुड्स का बचा हुआ स्टॉक। परचेज गुड्स ट्रांसफर, जो भी गुड्स परचेज हुआ है उसमें से बाई बी टू ए, मतलब बी ने जो गुड्स परचेज किया है उसने वो ट्रांसफर किया है किसको, ए को, कितना 10,000 का, बी ने ए को ट्रांसफर किया है 10,000 का। यानी इसको रिवर्सली हम लोग बोल सकते हैं कि बी ने सेल किया है ए को और ए ने परचेस किया है बी से, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसफर हमें देखना पड़ेगा सेल प्राइस पे है कि कॉस्ट प्राइस पे है। नेक्स्ट देखते हैं, बाई ए टू बी। अच्छा, ए ने भी अपना जो परचेस किया हुआ था उसमें से उसने भी बी को ट्रांसफर किया, यानी दोनों डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करते हैं। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे वहां पर ऐसा नहीं था कि दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है स्टॉक। फिनिश गुड्स ट्रांसफर हुआ है, परचेस गुड्स भी ट्रांसफर हुआ है, फिनिश गुड्स भी ट्रांसफर, मतलब परचेस गुड्स रॉ मटेरियल होगा, ये फिनिश गुड्स लैंग्वेज अलग से दे रहा है, तो ए टू बी और बी टू ए, मतलब ए ने भी अपना फिनिश गुड्स बी को ट्रांसफर किया, बी ने भी अपना फिनिश गुड्स ए को ट्रांसफर किया। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स रिटर्न हो गए, ठीक है, मतलब एक दूसरे डिपार्टमेंट में रिटर्न भी जनरेट हुआ, ठीक है। ये देखो, फिनिश गुड्स हुआ, परचेज गुड्स नहीं हुआ, तो फिनिश गुड्स जो ट्रांसफर हुआ था उसमें से रिटर्न हुआ है ये 10,000 और 7,000। तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग में तो लिखेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ए ने बी को फिनिश गुड्स ट्रांसफर किया था 35,000 और बी ने ए को फिनिश गुड्स ट्रांसफर किया था 40,000, तो अगर रिटर्न हो रहा है, ए ने बी को रिटर्न किया 10,000, बी ने ए को रिटर्न किया 7,000, रिटर्न होने पे लेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोगों ने जो भी परचेस किया था उसमें से अगर हम लोग कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक तो कम होगा। मुझे ये बताओ यहां से कितना माइनस होना चाहिए और यहां से कितना माइनस होना चाहिए, ये बताओ। हम लोग नेट करके लिखेंगे कौन सा डिजिट कहां पर माइनस होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैम थोड़ा सा 40,000 में से 10,000। अच्छा लिखते हैं एक बार, 40,000 में से 10,000 और यहाँ पर उल्टा फिर 7,000। 7। अच्छा चेक करते हैं सही हो रहा है कि नहीं। देखो ये जो है ये ए ने ट्रांसफर किया था बी को, तो अगर इसमें रिटर्न हो सकता है तो वो बी का रिटर्न हो सकता है। तो अब देखो रिटर्न बी टू ए, तो बी ने कितना रिटर्न किया 7,000, तो सही हुआ है। और यहाँ पर बी ने ट्रांसफर किया था 40,000, अगर रिटर्न होगा तो वो कौन करेगा, ए करेगा। तो ए ने कितना रिटर्न किया है 10,000, तो हम लोग इसका नेट करके लिख सकते हैं। नेट करके लिखने से क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट हमें लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारा चीज ऐसे करके लिखना पड़ेगा, बाई टू करते हुए गलत हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड दैट परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। तो क्या यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट का बात आएगा, क्या बोला है देखो, यू आर इन्फॉर्म्ड, आपको बताया जा रहा है कि परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, जो भी गुड्स परचेज करके ये लोग अपने अंदर ट्रांसफर कर रहे थे म्यूचुअली एट देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट जितने जितने कॉस्ट से परचेस कर रहा था उसी कॉस्ट में ट्रांसफर कर रहा था। तो क्या यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट का कंसेप्ट आएगा एटलीस्ट परचेस गुड्स के लिए, क्योंकि दो तरह का ट्रांसफर होता है, परचेस गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। तो जो परचेस गुड्स था क्या उस पे अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा।
नहीं समझ में आया? मैंने यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, दो तरह का ट्रांसफर है। एक है परचेज गुड्स, मतलब दोनों डिपार्टमेंट मार्केट से कुछ गुड्स परचेज करते हैं और कुछ इनके पास फिनिश्ड गुड्स भी है, मतलब ये लोग मतलब मैन्युफैक्चर भी करते होंगे। तो ये हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना परचेज गुड्स और फिनिश्ड गुड्स एक दूसरे को ट्रांसफर करता है। हमारे पास परचेज गुड्स का एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, बोल रहा है कि परचेज गुड्स जो ट्रांसफर होता है कोई भी दो डिपार्टमेंट के अंदर, यानी ए और बी दो ही तो डिपार्टमेंट हमें दे रखा है, ए कुछ परचेस करता है तो बी को ट्रांसफर करता है, बी परचेस करता है तो ए को ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब बोल रहा है कैसे ट्रांसफर करता है, एट देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेस कॉस्ट, मतलब ए ने अगर कोई चीज 100 में परचेस किया, अगर वो उसको ट्रांसफर करना चाहता है बी को, तो डिपार्टमेंटल परचेस कॉस्ट में ही करेगा। यानी उसने अगर 100 में परचेस किया है तो वो स्टॉक को अगर ट्रांसफर करेगा तो 100 में ही करेगा। तो क्या यहाँ पर प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट का कंसेप्ट आएगा? अगर बी के पास ये स्टॉक का कोई भी हिस्सा रह जाता है तो क्या वो प्रॉफिट इंक्लूडेड है? ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं मैम। नहीं है ना? अच्छा, अब देखो फिर क्या बोल रहा है, एंड फिनिश्ड गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस एंड 20% ऑफ द फिनिश स्टॉक एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेड फिनिश गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। एंड फिनिश गुड्स, जो भी फिनिश गुड्स है एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस, मतलब फिनिश गुड्स अगर ए बी को ट्रांसफर कर रहा है या बी ए को कर रहा है, तो ए उस चीज को मार्केट में जितने में बेचेगा, मान लो मार्केट में ए अगर इसी 100 रुपए की चीज को 120 में बेचता है, ये 100 नहीं, अलग से ले लेते एग्जांपल, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। मान लो ए अपना कोई फिनिश गुड्स वो मार्केट में 120 में बेचता है, तो प्रॉफिट लगा के बेचता है, क्योंकि मैंने बोला मार्केट प्राइस, मान लो इसका प्राइस था 70 और इसमें वो प्रॉफिट लगा के 120 में बेचता है, ठीक है। तो अगर बी को इसी प्रोडक्ट को उसे बेचना है तो वो बी को भी 120 में ही बेचेगा। यानी फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस एंड 20% ऑफ द फिनिश स्टॉक क्लोजिंग, यानी at each department represent finished goods received from the other department। तो इसीलिए फिनिश्ड गुड्स का कोई स्टॉक अगर रह जाता है एक दूसरे के पास तो उसमें जरूर प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, ठीक है। लेकिन कंटेंट रेशियो क्या है, मतलब कितना परसेंट जो है वो अदर डिपार्टमेंट से ट्रांसफर लिया गया स्टॉक का अमाउंट होगा, दैट इज 20%, यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये देखो दो पॉइंट यहाँ पर हो गया, दो तरह का ट्रांसफर है, एक प्रॉफिट लगा के है, एक बिना प्रॉफिट लगा के है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करने बोला है? अच्छा ठीक है, ऊपर ही बोल दिया था। कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, तो पहले डिपार्टमेंटल बना लेते हैं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st of December 2001। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। अच्छा पहले टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 20,000 और 12,000। अब यहाँ पर भी एक इंफॉर्मेशन है, बता दिया है ये परचेस गुड्स से बना हुआ क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक है, और परचेस गुड्स ये अपने अंदर ट्रांसफर करते हैं कॉस्ट में, मतलब इसमें कोई भी प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि ये स्टॉक कैसे बना हुआ है, परचेस गुड्स का जो स्टॉक था उसका ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। और ये लोग जो परचेस गुड्स ट्रांसफर करते थे तब इन्होंने कोई भी प्रॉफिट एलिमेंट उसमें ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। फिर टू परचेस 92,000 और 68,000। अच्छा उसके बाद है सेल्स 1,40,000 1,12,000। फिर है वेजेस 12 और 8।
कैरेज, अब देखो कैरेज तो ट्रेडिंग में ही आएगा क्योंकि कैरेज इनवर्ड होता है ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड होता है वो पीएल में जाता है। क्योंकि आउटवर्ड होता है कस्टमर को डिलीवरी करवाने के लिए, अगर कोई कैरेज वगैरह हम लोग पे करें उसका खर्चा, ठीक है। तो यहाँ इनवर्ड आउटवर्ड कुछ नहीं दिया, अगर कुछ नहीं देता है तो हमेशा उसे कैरेज इनवर्ड ही एजम्पशन लेना पड़ता है। तो टू कैरेज इनवर्ट, और इसका लॉजिक ये है, एजम्पशन इसीलिए लेना पड़ता है क्योंकि देखो कस्टमर को डिलीवरी हम लोग फ्री में करेंगे कि नहीं करेंगे वो जरूरी नहीं कि हमेशा ऑकर्ड हो, लेकिन अगर हम लोग कोई स्टॉक वगैरह खरीदते हैं तो उस पे कैरेज लगना नॉर्मल सा बात है, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 2000। इनवर्ट बोला नहीं है मैंने, इनवर्ट लिख दिया अपने मन, इनवर्ट लिखने का जरूरत नहीं, नहीं बोला है तो। अच्छा, परचेज गुड्स क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिखते हैं, पहले ट्रांसफर भी तो लिखना पड़ेगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में परचेज गुड्स और फिनिश गुड्स। अच्छा, ये देखो 4500 और 6000, 24 और 14। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अब यहाँ ट्रांसफर है, परचेज गुड्स ट्रांसफर बाय बी टू ए, तो यहाँ पर लिखते हैं बाय परचेज गुड्स ट्रांसफर। यहाँ पर भी लिखेंगे टू परचेज गुड्स ट्रांसफर, ठीक है। तो दोनों ने ही दोनों को ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पर देखते हैं बाई बी टू ए, बी ने ट्रांसफर किया है 10,000 का, यानी बी के लिए 10,000 सेल है। तो सिमिलरली ए के लिए 10,000 क्या हो जाएगा, अच्छा बी बी लिखना चाहिए था, मैंने एक कॉलम में लिख लिया। ये देखो बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर बोल रहा है कि बी टू ए, बी ने ए को ट्रांसफर किया, तो बी ने सेल किया, ए ने परचेज किया, तो इधर परचेज लिखा जाता है तो 10,000 ए के कॉलम में आएगा और 10,000 इधर बी के कॉलम में आएगा सेल साइड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ए टू बी, ए ने ट्रांसफर किया है 8,000, ए ने ट्रांसफर किया है 8,000, तो ए के लिए सेल है 8,000 और बी के लिए वही परचेज हो जाएगा 8,000। तो इधर 10,000 और 8,000, इधर 8,000 10,000, इस तरह से हमें समझ के लिखना है। फिनिश गुड्स ट्रांसफर को हम लोग नेट लिख देंगे ताकि इस रिटर्न को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कॉलम में जो है कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बाई फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर लेस करके दिखा देते हैं, देखो फिनिश गुड्स कितना है, ए ने बी को ट्रांसफर किया था 35,000, लेकिन बी ने लौटा दिया, वो नेट हो जाएगा बाई बी टू ए 7,000, ठीक है। और एक हम लोग का कितना है 40,000 और 10,000। अब कौन सा अमाउंट कहाँ जाना चाहिए, 35,000 क्या था, ए ने बी को ट्रांसफर किया, ए ने अगर बी को ट्रांसफर किया है 35,000 तो ए के लिए सेल है, मतलब ये नेट करके जितना आएगा वो ए के लिए सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ए के लिए हम लोग बाई साइड में लिखेंगे 35,000 माइनस 7,000, तो 28,000, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब बी के लिए उतना परचेज होना चाहिए टू फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर, तो बी के लिए इतना परचेज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखते हैं 40,000 माइनस 10,000, 30,000, ठीक है। ये 30,000 का ट्रांसफर किसने किया है, 30,000 का ट्रांसफर किया है, ये रहा बी टू ए, बी ने ए को ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो बी ने सेल किया है 30,000 का फिनिश गुड्स, ए ने परचेज किया है 30,000 का फिनिश गुड्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, अब जीपी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि और तो कुछ है नहीं, ठीक है, और कुछ है नहीं, पीएल आइटम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट चेक करते कितना होगा, वन लैख 40, ये हो गया 28,000 प्लस 8,000,
प्लस 4500 प्लस 24,000 2,04,500 माइनस 20 और 10 30 30 60 अच्छा 62 माइनस 62,000 माइनस यहाँ पर 12 और 92 मतलब 1,04,000 ये लो क्या करती हूँ मैं 2,04,500 माइनस 30 40 40 और 20 60 और 74 माइनस कर देते हैं 74,000 माइनस 92 38,500 ठीक है ये आ गया हम लोग का 38,500 2,04,500 अच्छा इधर देखते हैं ये हो गया 1,12,000 और ये 1,10,000 और 10 1,22,000 और 30 1,52,000 और 20 1,72,000 माइनस हो जाएगा 8 और 2 10 10 और यहाँ पर 20 30 और यहाँ पर 8 एंड 12 30 मतलब 20 50 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 68 प्लस ये हो गया 22 प्लस 8 30 प्लस 28 1,26,000 माइनस 1,72,000 46,000 1,72,000 अच्छा ये हम लोग का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखो जनरल पीएल या नेट प्रॉफिट कुछ नहीं होगा क्यों नेट प्रॉफिट का कोई आइटम नहीं है लाइक सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह या सैलरी वगैरह कुछ नहीं है तो नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट भी नहीं निकलेगा और इसके साथ साथ जनरल पीएल भी यहाँ नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास कोई जनरल एक्सपेंसेस वगैरह दिया नहीं। हाँ जनरल पीएल बन सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम लोग जनरल पीएल बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा ठीक है ऐसे बन जाएगा वहां पर सिर्फ बस ऐसा कोई एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे ये प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके हम लोग जो है स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट करके जनरल पीएल बना सकते हैं बट हमें यहाँ पर वो नहीं बनाने बोला है हमें बोला है कि एक कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ यहाँ पर हमें कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाने के लिए बोला है ठीक है तो ये देखो कैसे बनेगा कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31st of December 2001 अच्छा तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा कॉन्सोलिडेटेड का मतलब है दोनों को मिला के लिखो तो 2 ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे हो जाएगा 20 प्लस 12 मतलब हो गया 32,000 कॉन्सोलिडेट करने का मतलब है दोनों को मिला के लिखे फिर परचेज 92 और 68 टू परचेज 92 और 68 1,60,000 अच्छा परचेज के बाद वेजेस 12 और 8 20 2 वेजेस अच्छा वेजेस के बाद है कैरेज 4,000 टू कैरेज 4,000 टू कैरेज 4,000 अच्छा अब यहाँ पर जो परचेज गुड्स है जो इंटरनल ट्रांसफर है ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट ये इंटरनल ट्रांसफर का इसे लिखने का जरूरत नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि ये जो है ये एडजस्ट हो जाएगा कैसे देखो अगर ये दोनों को टोटल करते हैं तो 18,000 ये दोनों को अगर टोटल करते हैं तो 58,000 सिमिलरली इधर ये दोनों का टोटल करो देखो 18,000
इधर ये दोनों का टोटल करो, देखो हो गया 58,000। एक तो मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो इधर भी 18, इधर भी 58। अगर हम लोग कंसोलिडेट में लिखते हैं तो इधर लिखेंगे कितना, इधर लिखेंगे एक 18,000 का अमाउंट, एक 58,000 का अमाउंट। सिमिलरली इधर भी लिखेंगे 18,000, इधर 58,000। तो मैथमेटिकली ये लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, दोनों साइड अगर बराबर है तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये तो हमारा कैलकुलेशन बोल रहा है। लेकिन इसका अकाउंटिंग लॉजिक क्या है? अकाउंटिंग लॉजिक ये है कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ है, उससे मेन ऑर्गेनाइजेशन को कोई मतलब नहीं। वो तो मैनेजर, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के जो है उन्होंने जैसा सही सोचा वैसा पॉलिसी रखा था। लेकिन ये ट्रांसफर हो रहा है तो उससे हमें क्या मतलब है? हम लोग तो बना रहे कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब हमें ये पता करना है कि हमारा एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेज कितना था, कितना वेजेस का खर्चा हुआ, कितना जीपी हुआ, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर का यहाँ लिखने का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये ट्रांसफर लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रांसफर कहां से हुआ होगा? ये ओपनिंग स्टॉक वगैरह से ही तो ट्रांसफर हुआ होगा, है ना। तो ये ट्रांसफर यहाँ पर दिखाया गया है कि सेल के अलावा इस तरह से ट्रांसफर हुआ है, लेकिन दोनों साइड लिखेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। इस वजह से हमें ट्रांसफर को कभी भी कंसोलिडेट में लिखना नहीं है। ठीक है, ट्रांसफर कंसोलिडेट में लिखेंगे नहीं, लिखने से भी आंसर वही आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन में वो लिखना नहीं है, क्योंकि वो एलिमिनेट हो जाता है, तो उसे हमें लिखने का जरूरत नहीं है कंसोलिडेट करके। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का, कैरेज तक ही लिखना पड़ेगा, ये इंटरनल ट्रांसफर नहीं जाएगा। अब सेल्स लिखेंगे, सेल्स इधर ही लिखना पड़ेगा, बाई सेल्स। अब ये कितना है? 1,40,000 और 1,12,000, 2,52,000। अच्छा, ये इंटरनल ट्रांसफर नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक जरूर होगा। ठीक है, बाई क्लोजिंग स्टॉक। परचेज गुड्स, अब परचेज गुड्स का टोटल 10,500 और फिनिश गुड्स हो जाएगा 38,000। अब हम लोग यहाँ से अगर जीपी कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली जीपी कैलकुलेट करने से एक प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम ये है कि जीपी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब सही सही लिखा हुआ है, बट एक जगह पे अभी हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट नहीं हुआ है, ये तो हमारा प्रॉफिट गलत दिखेगा, क्योंकि फिनिश गुड्स जो लोग ट्रांसफर करते थे वो मार्केट प्राइस में एक दूसरे को ट्रांसफर करते थे, तो यानी प्रॉफिट लगा के करते। तो इसका हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज प्रॉफिट। तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का है, और ओपनिंग स्टॉक का जो था ये इसमें नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्वेश्चन हमें बताया था कि ओपनिंग स्टॉक कंसिस्ट ऑफ परचेज गुड्स है, जो कि कॉस्ट ट्रांसफर था, तो इसीलिए हमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का, फिनिश गुड्स का स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसे हम लोग, ये क्रेडिट साइड में है तो इसे डेबिट साइड में लिख के एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, वर्किंग नोट 1। ठीक है, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि दोनों ही दोनों को ट्रांसफर कर रहा था, तो दोनों का ही हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता करना पड़ेगा कि दोनों ने कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर किया है, और दोनों का कंटेंट रेशियो, ये शायद क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना कंटेंट कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट का। ये देखो 20% ऑफ द फिनिश स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं डिपार्टमेंट ए और बी। तो यहाँ पर ए एलिमेंट इन बीज स्टॉक, और एक बार होगा बीज एलिमेंट इन एज स्टॉक। पहले ये चेक करेंगे। ठीक है, तो ये देखो एज एलिमेंट इन बी स्टॉक, तो बी का स्टॉक कितना है, बी का फिनिश गुड्स कितना है, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअली। ठीक है, तो बी का फिनिश गुड्स है हम लोगों का 14,000, बी का फिनिश गुड्स है हम लोगों का 14,000 है, और यहाँ पर है इसका है 24,000, 14,000, और इसका है 24,000। अब इस पे कितना परसेंटेज बता दिया है? 20% जो है एलिमेंट
रह सकता है। तो 20% यानी कितना हो जाएगा? 2800 और 24,000 इंटू 20%, 4800। ठीक है, 4800। ये हम लोग का पता चल गया कि कितना क्लोजिंग स्टॉक इसमें दूसरे से ट्रांसफर लिया गया है। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दोनों का। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? जीपी बाई सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ए का जीपी कितना आया? डिपार्टमेंट ए का जीपी आया है यहाँ पर 38,500 और 46,000, 38,500 और 46,000। ठीक है, अच्छा अब इसका सेल्स देखना है। सेल्स कितना हम लोग अप्लाई करेंगे? अब ये जो प्रॉफिट आया है, ये कौन कौन सा स्टॉक बेच के आया होगा, कौन कौन सा सेल इसमें इंक्लूड होना चाहिए? प्रॉफिट जो आया है कौन कौन सा सेल इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ये मुझे बताओ, क्योंकि ये तुम लोग गलत बोल सकते हो। तो कौन कौन सा सेल इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ये बताओ। कोई बोलना चाहोगे कि कौन कौन सा सेल इसमें इंक्लूड होना चाहिए? प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो सेल प्रॉफिट ओरिएंटेड है वही इंक्लूड होगा, जिसमें प्रॉफिट है नहीं वो तो इंक्लूड होगा नहीं। तो बताओ कितना कितना सेल जो है इंक्लूड होगा? बोलो ना, कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा? गलत हुआ तो हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। ये तो प्रॉफिट इसमें कमाया होगा दोनों ने ही, ये भी सेल हुआ है, लेकिन क्या इसमें प्रॉफिट अर्न हुआ है? जो परचेज गुड्स ट्रांसफर किया था एक दूसरे ने, क्या इसमें प्रॉफिट है? क्या मुझे इतना बताओगे, क्या इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? बोलो, क्या इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? ये दोनों डिपार्टमेंट क्या इस ट्रांसफर पे प्रॉफिट अर्न कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्यों? तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। देखो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ट्रांसफर जो है ये कॉस्ट में है, परचेज गुड्स को कॉस्ट में ट्रांसफर किया जाता है। तो जब प्रॉफिट लगा हुआ है ही नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से अर्न होगा? ठीक है, वो तो ट्रांसफर दिखाना चाहिए, हम लोगों ने दिखाया। फिनिश गुड्स में जरूर प्रॉफिट इंक्लूडेड था तो इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो जीपी जो जनरेट हुआ है वो ये और ये दोनों पॉइंट के वजह से ही प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो डिवाइडेड बाय ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट देखना चाहिए था हमें। हम लोग अगर सारा ऐड कर देंगे गलत हो जाएगा। 1,40,000 और 28,000 पहले वाले का। और ये हो जाएगा 1,12,000 और 30,000। इंटू 100, तो 1,40,000 प्लस 28,000, 1,68,000। तो ये कितना आ रहा है? 20, ये क्या पॉइंट पॉइंट, अच्छा हाँ पॉइंट में ही तो आएगा, 22.91। ये तो रेशियो आ रहा है 22.916, ऐसा कुछ आ रहा है, 9166, 917 कर देते हैं। और ये वैल्यू हो जाएगा 46,000 और ये ऐड करने से 1,42,000 इंटू 100। ये था 46,000 डिवाइडेड बाई 1,42,000 इंटू 100। अच्छा, तो ये आ जा रहा है 323।
मैम मेरा आया 32.39। हाँ उतना ही होना चाहिए शायद, परसेंटेज मतलब 100 कुछ कम लिख दिया होगा मैंने। कुछ गलत ही लिखा होगा, नहीं तो ऐसे कैसे आएगा। बट चेक कर लेते हैं। 46,000 इंटू 100 मैम किया अब ना लिखे तो थे, नहीं अब 14,200 डाल दिए थे। अच्छा हाँ वही, कुछ तो जीरो कम हुआ होगा। ठीक है 30, अब आ गया 32.39%। ठीक है, ये हो गया। अब ये परसेंटेज हमें अप्लाई करना है, कहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा ये भी सोचना पड़ेगा। ये देखो ये क्या है, ये हम लोगों ने लिखा है कि बी का क्लोजिंग स्टॉक में ए का हिस्सा, ए इज एलिमेंट इन बी स्टॉक, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज किसका लगेगा। ये सब चीज थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम बार बार पूछ रहे ये हैं। का यहाँ पर ए का करेक्ट, ए का लगेगा क्योंकि ये स्टॉक तो जो बचा हुआ है वो ए से लिया गया है, तो 22.9166। ठीक है 22.9166 करके है, तो 67 लिखा है मैंने। देख लेते हैं कितना लिखने से हमारा आंसर मैच होता है, फिर हम बता देंगे कैसे करना है। 2800 इंटू 22.91। 641.676। अच्छा अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देते, देखते हैं ऐसे करने पे कितना आता है, डिवाइडेड बाय 100, तो 641 आ रहा है। ठीक है 641 लिख देते हैं। 641.6 है तो 642 भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है 642 भी कर सकते हैं। अगर 7 लेंगे तो वो 642 हो जाएगा, अगर 6 लोगे तो 641 आएगा। तो लॉजिकली मैंने 7 लिया है तो हम इसको 642 ही लिखते हैं। देखो एग्जाम में क्या करना है, तुम लोग अगर यहाँ पर 7 लिखते हो तो जो आएगा उसी के हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है अच्छा अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस पे फिर बी का लगेगा क्योंकि ये है बी का बचा हुआ स्टॉक जो ए के पास है, बी का ट्रांसफर्ड स्टॉक में जो ए के पास बचा हुआ है, इसका 32.394। 4800 मैम 1554.912। चेक कर लेते हैं। 1552.7 ऐसे आ रहा है, तो 1552.7 आ गया, तो ये 3 हो जाएगा। मेरा तो इतना आ रहा है 1553 ऐसा आ रहा है। 394 है, देखो मैंने 49 लिख लिया इसी वजह से। 394 था। 4800 इंटू 32.394। 1554.912। हाँ 1554.9 है तो इसको 5 लिख सकते हैं। ठीक है ये हो गया। अब ये एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो एलिमिनेट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है, दोनों ही है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 641 और ये, तो इसको क्या करें 1555, ये 3 बार है और प्लस कर देते हैं। ठीक है क्योंकि दोनों ही तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है तो ऐड हो जाएगा। प्लस कितना है 642 लिखा है मैंने, शायद देख लेते हैं। 642 2197। ठीक है 2197 आया। अच्छा अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो गया 38,000 और इधर कितना है 38, 2,52,000 प्लस 10,500 प्लस 38,000, 3,05,000। 3,05,000 माइनस 4,000 माइनस 2,196 माइनस 32,000 और ये 1,80,000, 82,304 आ गया। 82,304। ठीक है ये हो गया कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट। ठीक है कॉन्सोलिडेटेड जो हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला था वो, तो कॉन्सोलिडेटेड में हम लोग क्या देखेंगे, वहां भी हमें स्टॉक रिजर्व लिखना पड़ेगा, ट्रांसफर लिखना नहीं है क्योंकि दोनों साइड एलिमिनेट हो जाता है। और यहाँ पर और एक जो स्पेशल पॉइंट था कि जब हम लोग जीपी कैलकुलेट करेंगे तो सेल कितना लेना चाहिए वो हमें देखना चाहिए, तो वही सेल लेंगे जो हमें प्रॉफिट दिया है। ये भी सेल है, ट्रांसफर है, लेकिन ये सेल एट कॉस्ट प्राइस है। ठीक है ए ने बी को, बी ने ए को ट्रांसफर जरूर किया, मतलब सेल ही है, डिपार्टमेंटल सेल, बट प्रॉफिट नहीं लगाया, तो इसी वजह से वो वाला नहीं आएगा। अगर ये भी प्रॉफिट लगा के किया जाता तो इसमें भी हमें जो है ऐड करना पड़ता, मतलब यहाँ पर टोटल सेल में वो पार्ट भी आ जाता। ठीक है तो ये वाला हो गया हम लोग का।
ये 5 वाला तो हम लोगों ने लास्ट दिन कर लिया था, यहाँ पर 6 वाला भी ये भी कर लिया था। अच्छा, अब ये है मार्कअप का क्वेश्चन है, ठीक है। मार्कअप का क्वेश्चन जो है ये हम नेक्स्ट दिन ही बताएंगे, क्योंकि मार्कअप बताने के बाद एक क्वेश्चन करवाने से ठीक रहता है, क्योंकि मार्कअप बताने के बाद क्वेश्चन करवाने का पूरा टाइम मुझे नहीं लगता मिलेगा। तो एक काम कर लेते हैं, एक होमवर्क मेरा दिया हुआ था, ठीक है, ये हम एक बार करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो अगर तुम लोग किए हो तो मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ये होमवर्क में बाकी था। ये देखो, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिपार्टमेंट, तब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 19 मैंने करवा दिया था ये क्लास में ही, ठीक है। 18 वाला शायद मैंने होमवर्क दे रखा था, बट वो मैंने बोला था करवा देंगे, तो आज करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट मार्कअप पूरा बताने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। मार्कअप बताएंगे तो फिर उसके बाद इसका जो है क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे, तो ये करवा देते हैं, ये बाकी था। तो ये होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट दिन हम लोग मार्कअप और मार्क डाउन वाला पॉइंट करेंगे। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये होमवर्क दिया हुआ था, सिंपल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st of December 2013, ठीक है। अच्छा, तो डिपार्टमेंट है क्या, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी और टोटल कॉलम भी कर देते हैं। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी और टोटल, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी और टोटल। तो देखो पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 5400 था और दूसरा था 4900, तो कितना हो जाएगा 9000 और ये हो गया 9000, 10300 टोटल करके 10300 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद परचेज, परचेज बोला है 9800 और 7350 टू परचेज, 9800 और 7350, यानी टोटल करने पे हो जाएगा 17150, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर है सेल्स, सेल्स है 16913 बाई सेल्स 16900 और 13520, तो ये हो गया 20,000 सॉरी 30,420। फिर है वेजेस, ठीक है। वेजेस कितना है देखो 1340 और है 240, तो टोटल करने से 1580। रेंट, ठीक है, रेंट दे रखा है 1870, 1870 रेंट दे रखा है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज नहीं दे रखा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है अगर हमारे पास एप्रोप्रिएट कुछ बेसिस है, अगर नहीं है तो ये जनरल पीएल में जाएगा। चेक करते हैं क्या बोल रखा है। रेंट, lighting and heating are to be allocated between factory and office in the ratio 3:2 में इसे डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है, ठीक है। तो देखो रेंट जो है ये हम लोगों ने क्या बनाया है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, पीएल इसके नीचे बनाएंगे। तो ट्रेडिंग यानी हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाना चाहिए। अब ये देखो रेंट का खर्चा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, फैक्ट्री और ऑफिस के अंडर, तो फैक्ट्री वाला खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा, ऑफिस वाला खर्चा पीएल में जाएगा, ठीक है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, ठीक है। तो रेंट का खर्चा हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं, ये देखो
यहाँ पर टोटल रेंट इन ट्रायल बैलेंस 1870 ये दे रखा है, लेकिन इसमें ना प्रीपेड भी है, दिखाते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर देखो, रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरी, डेप्रिसिएशन आर टू बी अपोर्शन, इस तरह से बोला है। अच्छा, इस पे ये भी बोल रहा है और ये नीचे दे रखा होगा। रेंट प्रीपेड क्या हुआ है 370, तो हम लोग को पता है फाइनल अकाउंट्स में अगर प्रीपेड वगैरह है तो, या फिर आउटस्टैंडिंग वगैरह है तो उसे एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स ड्यूरिंग द पीरियड का होता है। तो लेस करेंगे पहले प्रीपेड, क्योंकि प्रीपेड जो है वो नेक्स्ट टर्म का होगा, तो ये वाला हम लोग नेक्स्ट टाइम का होगा, इसीलिए ये वाला हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा सकते। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा प्रीपेड 370, तो 370 लेस कर देते हैं, तो ये आ गया 1500, ठीक है। 1500 में से हमें क्या करना है, 1500 में से हमारा कुछ पोर्शन ट्रेडिंग में जाएगा और कुछ पोर्शन पीएल में जाएगा। अब कितना ट्रेडिंग में जाएगा, कितना पीएल में जाएगा, वो देखो यहाँ पर बोल रखा है। रेंट का खर्चा फैक्ट्री में 3:2, फैक्ट्री और ऑफिस में 3:2 में बांट दो, ठीक है। 3:2, फैक्ट्री मतलब ये वाला, ठीक है, ट्रेडिंग मतलब फैक्ट्री और पीएल मतलब ऑफिस, ठीक है। तो 3:2 में बांटेंगे तो डिवाइडेड बाई 5, 300 इंटू 3 900, और ये हो गया 300 इंटू, सॉरी 500 इंटू 3 हो जाएगा ना, ये हो गया 5, 3 इंटू, ये हो गया 600, ठीक है, ये 600 होगा। अब इतना ही नहीं, अब ये दोनों डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, ये इसका पोर्शन ए बी में जाएगा, इसका भी पोर्शन ए बी में जाएगा, ठीक है। अब ए बी में कैसे बांटना है, देखो सारे खर्चे को 2:1 में बांटने बोला है। रेंट, लाइटिंग, हीटिंग, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सब डिपार्टमेंट में 2:1 में बटेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको 2:1 में बांट देंगे, तो डिवाइडेड बाई 3, यानी 300 इंटू 2 600, 300 इंटू 1 300, ठीक है। यहाँ पर भी वही 2:1, तो 300 से डिवाइड किए तो 200, 400, और यहाँ पर हो गया 400, और ये हो गया 200, है ना। तो ऐसे हो जाएगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ट्रेडिंग में लिखेंगे 600 300, और पीएल में लिखेंगे 400 200। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 रेंट, ठीक है। रेंट हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1, हम लोग ट्रेडिंग का लिख रहे हैं तो 600 300 900, ठीक है। अच्छा, अब पीएल का जो लिखेंगे 2 रेंट वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, 400 200 यानी कि 600। देखते हैं कॉलम वाइज हुआ, हाँ ठीक है, 400 200 600। तो ये हो गया रेंट वाला खर्चा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या खर्चा दे रखा है, सैलरी, ये भी कंबाइनली दे रखा है 1320, तो इसका भी वर्किंग नोट कर लेते हैं। सैलरी वर्किंग नोट नंबर 2, सैलरी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 1320, ठीक है। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है, सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है, सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, और इसका कोई प्रीपेड आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। नहीं, इसका कोई प्रीपेड आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो सैलरी जो है वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में। 2:1 मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से 1320 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो 880 माइनस 1320 440, ठीक है, 440 हो गया। तो सैलरी कहाँ जाता है, सैलरी पीएल में जाता है, तो पीएल में लिख लेंगे 2 सैलरी, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2। तो एक हो गया 440 और दूसरा हो जाएगा 880, और टोटल में था 1320। अच्छा, सैलरी का हो गया, इसके बाद कौन सा खर्चा है देखते हैं। सैलरी के बाद हो जाएगा हम लोग का लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग है 420, तो वर्किंग नोट नंबर 3 लाइटिंग एंड हीटिंग, ठीक है। लाइटिंग एंड हीटिंग ट्रायल बैलेंस में है 420, ये है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और इसमें एक प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग कुछ तो था नीचे, ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, लाइटिंग हीटिंग का आउटस्टैंडिंग था 180, आउटस्टैंडिंग था मतलब और भी 180 रुपीज का खर्चा इस साल से जुड़ा हुआ है, तो टोटल करने पे कितना आ जाएगा।
600, ठीक है। लाइटिंग हीटिंग का खर्चा हो गया 600। अब ये 600 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। लाइटिंग हीटिंग का खर्चा ऑफिस और ट्रेडिंग में, ऑफिस और क्या बोलते हैं फैक्ट्री में डिवाइड करना पड़ेगा, वही 3:2 में, जैसे हम लोगों ने रेंट का किया। तो यहाँ पर ट्रेडिंग और यहाँ पर पीएल, ठीक है, पीएल और ट्रेडिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेम इसी प्रोसेस से। पहले होगा 3:2 में, फिर ट्रेडिंग के डिपार्टमेंट ए बी में, फिर पीएल में भी डिपार्टमेंट ए बी में जाएगा, और रेशियो सेम है 2:1। तो ये देख लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 150 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 150 इंटू 3 नहीं 150 हो रहा है क्या, ये हो गया 5, 600 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 ये हो गया 360। तो ये 360 डिवाइडेड बाई 3 120, तो ये हो गया 120 और ये हो गया 240। अच्छा ये 360 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 600 माइनस 360, ये हो गया 240 डिवाइडेड बाई 3, यानी 80 और 80 इंटू 2 160। तो ये अब हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोगों का लाइटिंग एंड हीटिंग है, तो लाइटिंग हीटिंग दोनों जगह पे जाएगा। 2 लाइटिंग एंड हीटिंग वर्किंग नोट नंबर 3, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2 लाइटिंग एंड हीटिंग वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। अच्छा टोटल कितना है, 360 240, टोटल है 360 यहाँ पर, और यहाँ पर है टोटल 240। अच्छा इसका आया था 160 और 80, ठीक है, और इसमें आया था 240 और 120, ठीक है, 240 और 120। लाइटिंग हीटिंग का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। लाइटिंग हीटिंग के बाद है डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड है 441, वर्किंग नोट नंबर 4, डिस्काउंट अलाउड ये है 441। और इसका क्या कोई आउटस्टैंडिंग या फिर कुछ ऐसा है, देख लेते हैं एक बार। नहीं इसका ऐसा कुछ नहीं, रेंट का था कर लिया, हीटिंग लाइटिंग का आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है, ठीक है। अच्छा और क्लोजिंग स्टॉक बता दिया है। तो यहाँ पर बोला है डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड जो है कस्टमर को दिया गया है तो वो सेल्स रेशियो पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सेल्स रेशियो पे होना चाहिए, यहाँ पर सेल्स रेशियो। तो सेल कितना कितना हुआ है, सेल चेक करते हैं। सेल हुआ है हम लोग का यहाँ पर, ये रहा 16,900 13,520, 16,900 और 13,520, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, बिना रेशियो के भी कर सकते हैं, मतलब इसी रेशियो पे डायरेक्टली कर सकते हैं। ये देखो 16,900 प्लस 13,520, इसको और हम मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया तो 30,420 आ रहा है, ठीक है। टोटल आ रहा है इसका 30,420, तो 441 डिवाइडेड बाई 30,420 इंटू 16,900, तो ये हो गया 245, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये वाला हो जाएगा, ये अगर 245 है तो बाकी 441 से माइनस कर लेते, 196 ये डिपार्टमेंट ए का हो जाएगा, ये डिपार्टमेंट बी का हो जाएगा, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड कुछ मतलब ये ट्रेडिंग में तो बांटने बोला नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएल में आ जाएगा, पीएल में लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। एक है 196 ये वाला, और टोटल में था 441, तो ये वाला था 245, ये हो गया डिस्काउंट अलाउड। अच्छा डिस्काउंट रिसीव्ड ये हो जाएगा हम लोग का पीएल में जाना चाहिए, और ये चला जाएगा परचेज के ऊपर, ठीक है, परचेज के बेसिस पे होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा टोटल कितना है, टोटल है 133, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, परचेज रेशियो में, ठीक है। इसका कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, 133 परचेज रेशियो में होना चाहिए। तो ये टोटल 133 वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 5, डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट है टोटल में 133 परचेज रेशियो। अच्छा परचेज रेशियो चेक करना पड़ेगा कितना हो रहा है,
परचेज है 98007350 9800 और 7350, ठीक है। तो ये दोनों का टोटल भी हमें पता है, टोटल है 17150। तो 17150 133 डिवाइडेड बाय 17150 इंटू 9800, तो ये हो जाएगा 76। तो इसका डिपार्टमेंट ए में चला जाएगा 76 और बाकी बी में चला जाएगा 76 माइनस 133, तो ये हो गया 57। तो 76 और 57 होना चाहिए। ये हो गया डिस्काउंट रिसिप्ट। अच्छा, डिस्काउंट रिसिप्ट के बाद है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग 738। तो 2 एडवर्टाइजिंग, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 6। तो एडवर्टाइजमेंट का टोटल खर्चा है 738। अब देखते हैं कैसे करने के लिए बोला है। एडवर्टाइजमेंट है 738, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 738 दे रखा है। देखते हैं इसको कैसे बांटने के लिए बोला गया है। यहाँ तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं बोला है तो वो सेल के ऊपर होना चाहिए, है ना, क्योंकि सेल करवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो 16900 इज टू 13520 13520 इस रेशियो पे होगा और इसका टोटल होता है 30420। तो टोटल हो गया 30420। तो इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि जो खर्चा डिस्ट्रीब्यूट के लिए कुछ नहीं बोला है वो हम लोग एप्रोप्रिएट बेसिस पे कर सकते हैं। 16900 डिवाइडेड बाई इनटू 738 डिवाइडेड बाई 30420, तो ये हो गया 410। अगर ये 410 है तो बाकी माइनस कर लेते हैं, बाकी हो जाएगा 738 माइनस 410 मतलब 328, ठीक है। 328 हो गया, एक हो गया 410 और एक हो गया 328। 328। अच्छा, ये हम लोग का हो गया एडवर्टाइजमेंट, बस हो ही गया। कैरेज इनवर्ड है 469, ठीक है। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या कुछ बता रखा है देख लेते हैं। लाइटिंग, हीटिंग, सैलरी ये सब बताया, डेप्रिसिएशन बताया, अदर ऑन सूटेबल बेसिस नहीं, कैरेज का कुछ नहीं बताया। तो कैरेज परचेज से रिलेटेड होता है तो परचेज रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। 469 कैरेज ट्रेडिंग में जाएगा टू कैरेज। वर्किंग नोट नंबर 4। अच्छा, कैरेज का टोटल है 4 बोल रहे, सॉरी, ये हो जाएगा 6 7, ठीक है, ये 7 हो जाएगा। तो कैरेज कितना है, कैरेज है टोटल यहाँ पर 469। कैरेज 469, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ए और बी के अंदर और रेशियो बन जाएगा परचेज का, और परचेज का रेशियो है ये वाला 98007350। 9800 और 7350, तो कितना हो जाएगा 469 इंटू 9800 डिवाइडेड बाई 9800 प्लस 7350, इसका टोटल हो गया 17150। तो 469 डिवाइडेड बाई 917,150 इंटू 9800, ठीक है। तो ये हो गया 268 और बाकी माइनस कर लेंगे 201, 268 और 201, 268 और 201, ये हो गया कैरेज वाला खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन। अब बोला है फर्नीचर फिटिंग्स, ये सब पे डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्नीचर फिटिंग्स है 600, डेप्रिसिएशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है, यहाँ पर बोल रहा है डेप्रिसिएशन डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, ठीक है। डेप्रिसिएशन 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन पीएल में जाएगा, तो 2 डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो और कुछ नहीं होगा, कैरेज ये सब कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिख के जीपी निकाल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ था।
27482401 27482401 टोटल करने पे 945149, ठीक है ना, टोटल करने पे 5149 हो गया। अब इसको टोटल कर लेते हैं। 16900 प्लस 2748 तो टोटल हो जाता है 19648। 13520 प्लस 2401 15921 और ये वाला टोटल कर लेते हैं 19648 तो ये हो गया 35569, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते कितना हो जाएगा। 5400 प्लस 9800 प्लस 1340 प्लस 840 प्लस 268 माइनस 19648 तो यहाँ पर जीपी आ जाएगा 2000 2 जीपी 19648 15921 15921 माइनस 4900 4900 प्लस 7350 प्लस 240 मतलब ये हो गया 540 प्लस 120 प्लस 201 13111 माइनस 15921 यानी 2810 2810। अब यहाँ पर ये दोनों का टोटल हो जाएगा माइनस 2000 तो यहाँ पर हो गया 4810, ठीक है। ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा 35569। अब ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा बाई जीपी बोल के 2000 2810 और 4810, ठीक है। अच्छा 4810 और ये 133 उधर चला गया, इसको हटा दिया मैंने, चलो। और अब हम लोग को डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा तो डेप्रिसिएशन का हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 8, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे है और प्लांट और मशीनरी हम लोग टोटल करके बना लेते हैं यहाँ पर। वर्किंग नोट नंबर 8 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन होगा, फर्नीचर पे यहाँ बोल रखा है, ये देखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10% एंड प्लांट एंड मशीनरी 10%, तो दोनों ही 10% ही बता रखा है, ठीक है। दोनों 10% दिखाने हैं और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये देखो 2:1 में तो 10% तो 600 और 4200 600 पे 10% और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4200 पे 10%। अच्छा तो ये हो जाएगा 60 और यहाँ पर हो जाएगा 4200 पे 10% तो ये हो जाएगा 4200 पे 10% मतलब 420। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ए और बी में, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में और रेशियो में बता दिया कैसे करना है 2:1 में। ये देखो सैलरी और ये सब अपोर्शन ऑन ए इज टू बी डेप्रिसिएशन 2:1 में, ठीक है। तो 2:1 2:1 तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 और यहाँ पर हो जाएगा 40। अच्छा 3 से डिवाइड करेंगे तो 140 एक हो गया 140 और 140 का डबल यानी 280, ठीक है। अब टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा इसमें ए में हो जाएगा 40 प्लस 280 ए का और टोटल बी का हो जाएगा 20 प्लस 140 तो टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 320 और ये हो गया 160। 320 और 160 320 और 160 यानी टोटल 480। अब चेक करते हैं नेट प्रॉफिट कितना आएगा। तो ये हो गया 2076, ये हो गया 2867, ठीक है। ये 2867 हो जाएगा और इसका टोटल हो जाएगा 3494943, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट, चेक करते हैं कितना होगा। 400 प्लस 880 प्लस
160 प्लस 245 प्लस 410 प्लस 320, तो ये हो गया 2415 माइनस 2076, तो 339 आया। अच्छा ये लॉस आ रहा है, देखो ये लॉस आना चाहिए 2076, और यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ पर देखो कितना आया था। ये लॉस ही आएगा, ये देखो ये कम हो रहा है, इधर टोटल करने से ही पता चलेगा। 400 प्लस 880 प्लस 160, क्योंकि मैंने ये प्लस इधर पहले किया था, माइनस किया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव में आना चाहिए ना, तब तो होगा। ये देखो 320 ये ज्यादा है, 2415 ये कम है, तो नेट लॉस आया है, तो 339 आया नेट लॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नहीं आया, ये हो गया 2076, और इधर है 2867 चेक करते हैं। यहाँ पर 200 440, मतलब ये हो गया 640। ठीक है, 640 प्लस 80 प्लस 196 प्लस 328 प्लस 160, तो 1404 माइनस 2867, तो ये हो जाएगा 1463। अच्छा, फिर ये हो जाएगा, ये प्रॉफिट आया। ठीक है, फिर ये है, अच्छा इसका टोटल का फिर क्या हो जाएगा, टोटल का प्रॉफिट ही आएगा। कैसे पता चला, ये देखो लॉस इतना है 339 और प्रॉफिट इतना है, तो 1463 माइनस 339 कर देते हैं, तो जो नेट आएगा 1124, तो प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट ही दिखेगा कंबाइन करने के बाद। बाकी तुम लोग खुद से लिख के देख सकते हो, तो दोनों साइड लिख दिया मैंने। ठीक है, दोनों साइड लिख दिया, टैली हो गया। तो ये एक होमवर्क का क्वेश्चन बाकी था। देखो क्वेश्चन आसान था, उतना टफ नहीं है, लेकिन हाँ फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे कि कौन सा कहाँ डेटा जाना चाहिए। बस अब यहाँ पर जो मेमोरेंडम स्टॉक का और मेमो मार्कअप वाला पॉइंट है वही बाकी है, बाकी हम लोग का डिपार्टमेंट कंप्लीट है। एक क्लास और लगेगा वो टॉपिक का, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें 2 क्वेश्चन है वही हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही।